नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि कविता का वाचन किया था। इस वीडियो के माध्यम से हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता को अच्छे से समझेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया गया है। कवि का यह मानना है कि जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी सकारात्मकता के साथ और पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन को जीने का आनंद उठाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इस कविता में प्रकृति का उदाहरण देते हुए कवि यह कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में अमृत रूपी वन, उन्होंने अपने जीवन को अमृत रूपी वन बताया है और उन्होंने कहा है कि उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। जिस तरह वसंत ऋतु के आने से पूरी प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार से कवि के जीवन में वसंत के आने से उनके उत्साह और उमंग में बढ़ोतरी हुई है। कवि प्रकृति के द्वारा निराश और हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि के हृदय में तो जोश और उमंग और उत्साह भरा हुआ है। अब वो क्या करना चाहते हैं? अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से उन तमाम युवा पीढ़ी को जो निराश हैं, हताश हैं, ऐसे लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। और जब तक वो सबके जीवन को सुखमय नहीं बना देते, उनका कहना है कि उनका अंत नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। कविता में बताया गया है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहां हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। अंत अर्थात समाप्त होना, मृदुल अर्थात कोमल, वसंत फूल खिलने की ऋतु। वसंत को ऋतुराज भी कहा गया है। यह बहुत सुंदर ऋतु मानी गई है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली, पेड़ पत्ते, नए नए फूल, चारों तरफ सुंदरता और खुशबू फैली होती है। कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को किसका उदाहरण दे रहे हैं? प्रकृति का। और प्रकृति में बसंत ऋतु को उदाहरण के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके माध्यम से वो युवा पीढ़ी को जागृत करना चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह, साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद उठाए। युवा पीढ़ी जो आलस में डूबी हुई है, जो कुछ करना नहीं चाहती, ना करने के हजार बहाने बनाती है, ऐसी युवा पीढ़ी को यह क्या करते हैं? मोटिवेट कर रहे हैं। किसके माध्यम से? अपनी कविता के माध्यम से। तो वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार, उसकी सुंदरता और खुशबू फैली हुई है। अतः कवि कहते हैं कि यह वसंत ऋतु उनके जीवन में अभी अभी तो आया है, अर्थात जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। बहुत है उत्साह उनके जीवन में, उत्साह की कोई कमी नहीं है, भरपूर जोश है। तो अभी जब इतना जोश और उतना उत्साह और उमंग है, तो अभी कैसे कुछ अंत हो सकता है? उनका अंत अभी नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन और यह वसंत ऋतु चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक ये उन तमाम युवा पीढ़ी को जो कि आलस में डूबी हुई है, उनको पूरी तरीके से प्रेरित नहीं कर देते हैं। अगली पंक्तियों में कहा गया है, हरे हरे ये पात, डालियां, कलियां, कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों में जगा एक प्रत्युष मनोहर। मैं ही, यहां मैं ही से अर्थ है कवि। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पात अर्थात पत्ता, गात अर्थात शरीर, स्वप्न सपना, मृदुल कर, पिछली पंक्तियों में भी हमने मृदुल देखा था, मृदुल अर्थात कोमल, और कर से यहां अर्थ है हाथ से, निद्रित अर्थात सोया हुआ, प्रत्युष यानी सवेरा, मनोहर अर्थात सुंदर। पंक्तियों का भावार्थ देख लेते हैं। प्रकृति में वसंत ऋतु आई है और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते और नए नए फूलों की भरमार है। ये तो वसंत ऋतु की क्या है? खूबसूरती का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि चारों तरफ हरे हरे पत्ते, नए नए फूल खिले हुए हैं, सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा उठी हैं, फूलों से लदी हुई खूबसूरत, चारों तरफ सुंदरता, खुशबू,
तो यह वातावरण बहुत सुखद है। वातावरण, नई नई कलियां खिली हैं, अच्छा लगता है ना, नई नई कलियां खिलती, फूलों को खिलता देख और डालियां फूलों से लदी हुई, ऐसी सुंदर प्रकृति का यहाँ वर्णन किया गया। और ये नए नए पत्ते बहुत सुंदर लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरा सपना, क्या सपना संजोया है उन्होंने? युवा पीढ़ी को जागृत करने का, जागरूक करने का। तो वो कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अपने कोमल हाथों से मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूं। मैं किसी और से उम्मीद नहीं लगाए हूं कि कोई और जाए और युवा पीढ़ी को मोटिवेट करे, उनको प्रेरित करे। मैं स्वयं ही ये कार्य अपने हाथों से करूंगा। अर्थात जिस तरह से प्रकृति से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान होती है और एक नए जोश और उत्साह का आगमन होता है, जिस तरह वसंत ऋतु खुशियां लाती, हरियाली लाती है, जिस तरह से सूर्य के आगमन से प्रकृति में नए फूल खिलते हैं और नया उत्साह होता है, तो कवि कह रहे हैं मैं वह सूर्य बनूंगा। जिस तरह से सूर्य के आने से कलियां खिलती हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपने स्वयं हाथों से आप अपना जो उद्देश्य लेके मैं चला हूं युवा पीढ़ी को जागरूक करने का, वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। सूर्य की तरह मैं बनूंगा। कवि कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में कि यहाँ जो युवा पीढ़ी आलस से भरी हुई है, नींद में सोई हुई है, नींद में सोने से अर्थात वह कुछ करना नहीं चाहती, उन्हें जागृत करना चाहता हूं, नींद से जगाना चाहता हूं। नींद से जगाने का अर्थ यहाँ पे उन्हें मोटिवेट करके उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता हूं। हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। यहाँ कवि का क्या लक्ष्य है बच्चों? यहाँ कवि ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह युवा पीढ़ी को अपनी कविता ध्वनि के माध्यम से हर उस युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है जो आलस से डूबी हुई है। ध्वनि का अर्थ यहाँ पर आवाज से है, तो वो अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो निराश और हताश होकर जिंदगी से हार के बैठ गए हैं। अब कवि आगे कहते हैं कि इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा। जो दिशा से भ्रमित हो गए हैं, भटक गए हैं, ऐसे कोमल कलियों को, यहाँ पर कोमल कलियों किसके लिए कहा गया है? युवा पीढ़ी को। तो ऐसी भटकी हुई पथ भ्रष्ट, जो गलत रास्ते पर चली गई हो या जो सही रास्ता जिसे ज्ञात ना हो, मैं क्या करूं जिंदगी में, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे लोगों को, ऐसी युवा पीढ़ी को अपने कोमल हाथों से, यानी मैं स्वयं उनको जागृत करूंगा और उनको सही राह दिखाऊंगा। इस तरह से मैं इस जीवन में, किसके जीवन में? कवि कह रहे हैं मैं मेरे जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरा का आगमन करूंगा, क्योंकि युवा पीढ़ी ही राष्ट्र का निर्माण करती है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? युवा पीढ़ी को जागृत करना होगा, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। अब कवि कहते हैं कि एक नया सुंदर सवेरा का आगमन करूंगा। नया सुंदर सवेरे से अर्थात यहाँ पर क्या है? जब सभी जागरूक हो जाएंगे, सब नींद से जागृत हो जाएंगे, अपने अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को पाने लगेंगे, तो अपने आप समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में सकारात्मकता लाऊंगा। वो स्वयं भी पॉजिटिव सोचेंगे और इस तरह से चारों तरफ हमेशा क्या रहेगा? सकारात्मकता की लहर दौड़ेगी। अगली पंक्तियों को देख लेते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए फिर से उन्होंने कहा है कि मेरा अंत नहीं होगा। कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पुष्प पुष्प से अर्थात यहाँ फूलों से है। तंद्रालस अर्थात नींद से अलसाया हुआ, नींद में डूबा हुआ, यानी आलस से परिपूर्ण व्यक्ति। लालसा यानी कुछ पाने की इच्छा, चाहत, अभिलाषा। नव अर्थात नए, अमृत यानी सुधा, सहर्ष यानी खुशी के साथ, सींच मतलब सिंचाई करना, पेड़ पौधों की सिंचाई करते हैं ना, सींच। द्वार अर्थात दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, और अंत यानी खत्म। तो इन पंक्तियों का हम भावार्थ देख लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि युवा पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? प्रेरणा देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जो युवा पीढ़ी अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उनके आलस को दूर कर दूंगा।
मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, मैं स्वयं दूंगा, जो मेरे जीवन की वास्तविकता और उसकी अमृत को मैंने जाना है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो जिंदगी से सीखा है, अपने अनुभवों से मैंने जाना है, जो जीवन का अमृत मैंने पिया है, वैसा नया रूप मैं इन सब को दूंगा। अर्थात अपने अनुभव से चीजें जो मैंने सीखी है वो सब मैं युवा पीढ़ी को देना चाहता हूं। नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ, मैं स्वयं जोश और उत्साह से भरा हुआ हूं और मैं अपना जोश और उत्साह हर युवा पीढ़ी के दिलों में जागृत करना चाहता हूं, संचार करना चाहता हूं। और जीवन के इस अमृत के साथ जो मैंने पिया है, जो जीवन का वास्तविक सुख मैंने पाया है, उसको किस तरह से जीवन को जिया जाए जो मैंने सीखा है, यह सब ज्ञान मैं किसको देना चाहता हूं? नई युवा पीढ़ी को देना चाहता हूं, ताकि वो भी इस जीवन को सुखमय बना सके। और यह काम कैसा कर रहे हैं कवि? बहुत खुश, सहर्ष पड़ा था अभी, सहर्ष प्रसन्नता के साथ वह यह सब काम करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वे हरे भरे हो जाते हैं ना, तो जिस तरह पानी पौधों में नव जीवन का संचार करता है, उन्हें हरा भरा करता है, इसी तरह स्वयं जल की तरह बनकर वो युवा पीढ़ी के अंदर नए जोश और उत्साह का संचार करना चाहते हैं। पिछली पंक्तियों में उन्होंने कहा था सूरज की तरह बनना चाहता हूं। अभी इन पंक्तियों में उन्होंने कहा है कि मैं जल की तरह पौधों को जैसे सिंचित किया जाता है, तो मैं वो जल बनना चाहता हूं। और क्यों? क्योंकि नई युवा पीढ़ी को जोश और उत्साह का संचार कर सके। और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर, अब जब मैंने युवा पीढ़ी को मोटिवेट कर दिया है, जागृत कर दिया है, तो वो क्या करेगी? अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएगी और अपने लक्ष्य प्राप्ति के बाद वो जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएगी। अब मैं क्या करूंगा? उन्हें सही रास्ता दिखाऊंगा ताकि वह सही रास्ते पर चल सकें। जो कुछ लोग निराश और हताश होके रास्ते पर चलना छोड़ चुके थे, एक जगह बैठ गए थे, उनकी जिंदगी, उन्होंने सोच ली थी कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसे लोगों को रास्ता दिखाऊंगा। और जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेता हूं, तब तक मेरा अंत नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मुझे तब तक जीना है जब तक कि मेरा उद्देश्य पूरा मैं नहीं कर लेता हूं। क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता है कवि की, क्योंकि कवि बहुत आशावादी है, उन्हें पूरा विश्वास है, उन्हें पूरा यकीन है कि वो जो जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो उसे पूरा करेंगे और करे बिना उनका अंत नहीं होगा। और अपने संकल्प जो कि युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने लिया है, अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। वो किसी से मदद नहीं मांग रहे, वो यह कार्य स्वयं करना चाह रहे हैं। यह उनका सपना है कि युवा पीढ़ी को जागृत करें और उनके आलस को दूर करें और एक नए जोश और उत्साह का संचार उनके जीवन में कर सकें, ताकि उनका जीवन सुखमय और आनंदमय हो। जब युवा पीढ़ी इन सब चीजों से अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ पाएगी, आलस्य को दूर कर पाएगी, तो समाज का, राष्ट्र का कल्याण होगा। क्योंकि युवा पीढ़ी राष्ट्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो अपनी लेखनी, अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने यह युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग में बात बिठा दी है कि हमें कभी भी बुरी परिस्थितियों से थक कर हार के बैठना नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है। हमें उस समस्या को पहाड़ जैसा बड़ा नहीं समझना है, बल्कि उस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए, जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए, यह सीख इस कविता से हमें मिलती है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपने भी जीवन में यह जरूर सीखा होगा इस कविता के माध्यम से। आपको जो भी कठिनाइयां, परेशानियां आती हैं, उनका डटकर मुकाबला करना है, थक कर हारना नहीं है। और जब तक अपनी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। तो उम्मीद है कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। इस कविता से जीवन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए पाठ या किसी नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।